गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम आर्टिकल 31 संपत्ति अधिकार की बात करेंगे। और पिछली क्लास में हमको बता दिया था कि संपत्ति के मुद्दे पर कैसे मतभेद थे संविधान सभा में। अब जरा देखो दोस्तों कि हमारे मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार कैसे था, क्योंकि अब जानते हो कि 44वें संविधान संशोधन से अब संपत्ति का अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। इसके पीछे कहानी आपको बता देंगे ऐसा हुआ क्यों, लेकिन पहले देख लें कि मूल संविधान में क्या मामला था। अब ये भी बात सही है, जो संविधान से हटा दिया गया है वो एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण तो नहीं होगा कि आपसे एक अनुच्छेद 31 पूछे, लेकिन उससे जुड़े हुए कई विवाद प्रारंभिक परीक्षा में महत्वपूर्ण बन जाते हैं और निदेशक तत्व को भी पढ़ते समय उसका महत्व आ जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अनुच्छेद 31 में ये बात लिखी गई थी, यानी हम मूल संविधान में देखें कि संपत्ति का अधिकार कैसे था। अनुच्छेद 31 क्लॉज 1 में लिखा गया था कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही संपत्ति से वंचित किया जाएगा। और ये ठीक वैसा है जैसा कि आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी। इसका मतलब है कि केवल सरकार किसी की संपत्ति नहीं छीन सकती, तो संपत्ति छीनने के लिए हमें विधि बनाना पड़ेगा। बिना विधि बनाए संपत्ति को सीमित नहीं किया जा सकता। इसका ये मतलब हो गया। इसका मतलब था कि संपत्ति का अधिकार भी हमारे यहाँ बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट नहीं था। और दोस्तों आप याद रखो, जब हम संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो देखो एक सोच जो है व्यक्तिवादी सोच है। व्यक्तिवादी सोच तो ये कहती है कि अरे भैया सबसे बड़ी संपत्ति मेरा हाथ है, मेरा दिमाग है, मेरा शरीर है, यही तो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। अरे दोस्तों जितनी भी चीज आपने दुनिया में खरीदते हो, यानी एक संपत्ति होती है जो उत्तराधिकार से मिलती है कि पिता की संपत्ति थी हमें मिल गई। इन खास बात आप देखेंगे जो आज बड़े बड़े उद्यमी हैं, जिन्होंने बड़े बड़े अपने उद्यम स्थापित कर रखे हैं, उनको पिता से संपत्ति मिली वैसे जरूरी नहीं है, कुछ हो सकते हैं। और आप भी जरा सोच के देखो, जो आदमी एक सामान्य व्यक्ति है सिविल सर्वेंट बन जाता है, कोई सामान्य व्यक्ति उद्यमी बन गया, तो उसने संपत्ति तो अपनी प्रतिभा से क्षमता से अर्जित की। तो दोस्तों ये बड़ी ध्यान देने की बात है कि संपत्ति के अधिकार के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि भाई संपत्ति तो हमारे जीवन का ही विस्तार है। कैसे? अरे भाई जब कहीं पर हमने अपना श्रम लगाया, कहीं पर हमने अपना दिमाग लगाया, कहीं पर हमने मेहनत की, इसलिए दोस्तों खूब हार्ड वर्किंग। देखो आपके साथ जो भी बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, हॉस्टल में 10-10 घंटे रह के पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, तो अपनी ऊर्जा तो लगा रहे हैं। अब अगर इतनी ऊर्जा लगाई तो इसके बाद जो भी सफलता उन्हें मिलेगी उस संपत्ति के मालिक वही तो होंगे। इसलिए दोस्तों एक ये सोच है कि जितने सबके पास संपत्ति है उन्होंने कहीं चुरा रखी है, किसी का शोषण कर रखा है। देखिए दोस्तों एक नजरिया, मैं नहीं कर रहा एक नजरिया ये है, दूसरा नजरिया ये कह रहा है कि रे भैया संपत्ति हमारे हाथ है, हमारे श्रम है, हमारे मस्तिष्क है, तो जो भी मैं इनसे अर्जित करूं मेरा ही तो है। इसलिए संपत्ति स्वाभाविक तौर पर हमारे व्यक्तित्व का भाग है। तो ये नजरिया है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा भाई जीवन का अधिकार क्या मतलब है, आजादी का अधिकार क्या मतलब है, संपत्ति आप नहीं दोगे। और संपत्ति सबसे बड़ी बात है, व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता की देन है, ऐसा व्यक्तिवादी उदारवादी व्यक्ति मानता है। तो ये बात इसलिए हमने संपत्ति का अधिकार रखा। लेकिन अब सवाल ये भी है कि मान लो दोस्तों सच बात है कोई बहुत प्रतिभाशाली हो जाए, कोई बड़ा क्षमतावान हो जाए, क्योंकि अब घर में भी आप देखते हो, इसका मतलब है दोस्तों अगर जो आलसी आदमी है वो अपनी गरीबी को न्योता दे रहा है। इसलिए युवा अवस्था में बहादुर बनो, सुबह सुबह उठ के दौड़ो भागो, अब उसके बाद संपत्ति अपने आप मिल जाएगी। अब आलसी की तरह बने रहोगे तो आप कहोगे फिर हम गरीब हो गए। अब जरा सोच के देखो, अमिताभ बच्चन 80 साल की उम्र में एक्टिंग कर रहे हैं,
अमिताभ बच्चन ऐसा थोड़ी किसी पूंजीपत घर से थे, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये सब सामान्य लोग थे, इतने बड़े बड़े स्टार बन गए। कहने का मतलब है कि इनको फिर संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम ये भी कहेंगे कि जो व्यक्ति वंचित है, मान लो कोई गांव में कोई व्यक्ति गरीब है, ऐसा तो नहीं है कि वो वही गरीब केवल आलस के ही कारण हो जाता है, ऐसा नहीं होता। कई बार समाज की व्यवस्थाएं हैं, समाज में परंपराएं हैं। अब समाज किसी व्यवस्था कारण कोई व्यक्ति गरीब हो गया तो उसका भी ध्यान में रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सब केवल जो गरीब हैं वो आलसी हैं। कई बार अब कोई शारीरिक रूप में अक्षम हो गया तो बताओ दोस्तों, ऐसा तो उसने जानबूझ के नहीं किया। और उसके बाद फिर शारीरिक अक्षमता तो हुई ही, उसके बाद जरा देखो, अगर किसी को जीवन में कहीं पे जाति के आधार पर भेदभाव हो गया, महिलाओं के साथ भेदभाव हो गया, अरे भाई इसको पढ़ने का ही मौका नहीं मिला तो आप उसको फिर दोष कहाँ दोगे। इसीलिए हमारे संविधान माताओं ने कहा कि भाई देखो, संपत्ति होनी तो चाहिए, लेकिन दोस्तों समाज ऐसा नहीं होना चाहिए कोई खा के मरे कोई बिना खाए मरे। ऐसा समाज नहीं होना चाहिए। यानी संपत्ति में विषमता हो सकती है कि भाई किसी के पास 10 हेक्टेयर जमीन है, किसी के पास 5 है, इतने हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन पता चला किसी के पास 100 एकड़ जमीन है, कोई भूमिहीन किसान है, ये संपत्ति ठीक नहीं है। किसी के पास 10 मकान है और किसी के पास किसी घर के ऊपर छत नहीं है। इस विषमता को खत्म करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये मत कहना कि नहीं, अब किसी के पास हार्ले डेविडसन है और किसी के पास हीरो होंडा है, तो उसने हार्ले डेविडसन कैसे खरीद ली। तो कहने का मतलब है कि राज्य आपको क्या देगा, शिक्षा देगा, स्वास्थ्य की सुविधा देगा, इसलिए कहीं ना कहीं हमें संपत्ति को सीमित करना पड़ेगा। राज्य संपत्ति ले सकता है, इसलिए इस पर नियंत्रण भी कर दिया गया कि अनुच्छेद 31(2) में फिर बात लिख दी गई। संपत्ति के अधिकार में अनुच्छेद 31(2) में खंड 2 में जो बात लिखी गई कि राज्य के द्वारा संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है, संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। यानी ये कोई व्यक्ति का निरपेक्ष अधिकार नहीं है। अधिग्रहण मतलब ले लेना, कब्जा कर लेना, नियंत्रण कर लेना। संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है यदि, दो शर्त लगा दी गई, यदि यह अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो, यानी सभी के भलाई के लिए हो, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो, और इसके बदले में व्यक्ति को मुआवजा दिया गया हो। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो, इसके बदले में व्यक्ति को मुआवजा दिया गया हो। तो 2 शर्त लगा दी गई। इसका मतलब है, अब सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब है, अब देश आजाद हुआ था तो हाईवे बनाने थे, विश्वविद्यालय बनाने थे, स्कूल बनाने थे, कॉलेज बनाने थे, ऐसा पूरी जमीन चाहिए। तो राज्य तो जमीन लेगा ही। और सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब है, अब ये नहीं है कि जमीन इसलिए ली जाएगी किसी व्यक्ति का घर बनना है तो भैया व्यक्ति घर बनने के लिए जमीन नहीं ली जाएगी। नहीं, कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है तो जमीन ली जाएगी, कोई उद्यम लग रहा है, विश्वविद्यालय बन रहा है तो जमीन ली जाएगी, लेकिन सरकार मुआवजा भी देगी। और मुआवजा का मतलब है किसी का कोई अगर हिस्सा हमने नुकसान किया है तो भी कंपनसेशन देना बनता है। यह अनुच्छेद 31 में लिख दिया गया। एक तरफ संपत्ति का अधिकार, एक तरफ उस पर सीमांकन। यही हमारे फंडामेंटल राइट की विशेषता भी है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में भी अधिकार था। अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 यानी क्लॉज 1 सब क्लॉज F में भी था कि नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा। यानी कहीं से हम संपत्ति लें, अर्जित करें और उसे बेच भी दें, और उसे बिक्री का भी अधिकार होगा। यानी हम संपत्ति ले भी सकते हैं, कहीं पर बेच भी सकते हैं, तो ये हमें अलग अधिकार मिल गया।
तो ये संपत्ति के अधिकार फंडामेंटल राइट के रूप में था। लेकिन दोस्तों ऐसी क्या बात हो गई कि संपत्ति का अधिकार हटना पड़ा? ऐसा कौन सा मुद्दा आ गया कि अब ये हुआ संपत्ति का अधिकार दोस्तों नहीं रहेगा? अब जरा दोस्तों देखिए, अगर इस बात को कहानी को देखना हो तो हम शुरू करेंगे बात को थोड़ा निदेशक तत्व से भी जोड़े। ये मामला हुआ कैसे? क्योंकि आप जानते हो कि मूल अधिकार की रक्षा के लिए हम अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और ये अनुच्छेद 32 में आगे पढ़ना ही है। लेकिन जो राज्य भारत की आजादी के बाद बना और जो राज्य तक है, अब वो राज्य कल्याणकारी है। दोस्तों एक बात याद रखो, निदेशक तत्व आगे पढ़ेंगे तो उसमें राज्य का काम केवल ये नहीं है कि पुलिस बनाए रखना, प्रशासन बनाए रखना। राज्य काम केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। राज्य का काम ये भी है कि हम कैसे जनता को शिक्षा दें, स्वास्थ्य की सुविधा दें। और दोस्तों यही तो जब देश आजाद हुआ तो नेहरू ने कहा था कि हमारा उद्देश्य क्या है, एक एक आंखों से एक एक आंसू पोंछ देना। इसका मतलब है आजादी के बाद भारतीय सरकार का उद्देश्य था एक नया समाज बनाना। बच्चों याद रखो, केवल सरकार बनाना नहीं। अरे सरकार तो हम रातों रात बना सकते हैं, सरकार का बदलाव रातों रात कर दिया। समाज बनाना कैसा, जहाँ समानता हो। समाज बनाना कैसा, जहाँ सभी के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो। तो ऐसा समाज हम बनाना चाहते थे। अब ऐसे समाज बनाने का जब राज्य प्रयास करेगा, उसके लिए दोस्तों पैसा राज्य को चाहिए। राज्य को जमीन चाहिए, पैसा चाहिए। अब राज्य जमीन पैसा कहाँ से ले? ये मामला फंसा। इसीलिए अब जरा देखो व्यवहारिक चीज कि अनुच्छेद 31 तो मैंने बता दिया। अब सवाल है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य का स्वरूप क्या था? भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य का क्या स्वरूप था? कल्याणकारी। यानी दोस्तों ऐसे देखो, ये राज्य कल्याणकारी नहीं है, राज्य शक्तिमान है। और राज्य कल्याणकारी कैसे है? बच्चों जरा देखो, राज्य वृद्धावस्था पेंशन लेकर आ रहा है। अरे बूढ़ों को बच्चे आजकल छोड़ दे रहे हैं, राज्य उनको भी कह रहा है कि दादू लो इतना पेंशन ले लो। ये राज्य है। किसी को दलिया खिला रहा है। और राज्य तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? राज्य कोई नियंत्रणकारी संस्था नहीं है। राज्य के पास केवल पुलिस ही नहीं है, केवल सेना ही नहीं है। राज्य के पास शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इसे कहा तो जाता है कि जब हम पैदा हुए तो राज्य की गोद में। अरे जब राज्य के हॉस्पिटल में पैदा हुए तो राज्य की गोद में ही तो पैदा हुए। जब हम पैदा हुए तो राज्य की गोद में, और उसके बाद पढ़े, राज्य ने दलिया खिला दिया। उसके बाद राज्य ने कहा भाई नौकरी वोकरी भी कर लो। राज्य ने कहा थोड़ा पेंशन भी ले लो। और कई बार तो जो व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, तो मैं तो वाराणसी गया तो पता चला वहां राज्य ने मुफ्त में स्टीमर चला रखी है। मुफ्त में स्टीमर उन लोगों के लिए जो अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। देखो अब यहाँ भी राज्य की भूमिका आ गई। कमाल का राज्य हो गया। ये राज्य दोस्तों, राज्य तो वैलेंटाइन डे के दोस्त से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वैलेंटाइन डे का दोस्त हमें छोड़ के जा सकता है। राज्य ने हमारा हाथ पकड़ लिया। राज्य ने कहा कि हम छोड़ के जाए। इसलिए देखो हमारे दोस्तों मोदी हमेशा कहते हैं गरीबों को उत्थान करना, गरीबों को उत्थान करना, यह राज्य का उद्देश्य है। और सच मानो संविधान में यही कहा गया है। इस कल्याणकारी राज्य का उल्लेख हुआ है संविधान के भाग 4 के निदेशक तत्व में। संविधान के भाग 4 के निदेशक तत्व में दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाग 4 के निदेशक तत्व में आर्टिकल 38 में ऐसा नहीं है कि जो बात हम कह रहे हैं वो हमारी मर्जी है। निदेशक तत्व भाग 4 में, जो मैं आगे पढ़ना भी, रेफरेंस भी हम देखते हैं, भाग 4 में बाकायदा इसका उल्लेख कर दिया गया है कि भैया राज्य हमारा कल्याणकारी है। अब कल्याणकारी राज्य होगा तो राज्य में शक्तिमान दोस्तों। केवल इसे सम्राट किल्विस के रूप में मत समझो। अच्छा पुलिस तो कई बार हमें सम्राट किल्विस ही लगती है, कहीं पीट देती है, रेगुलेट कर देती है। जबकि यहाँ तो, और दोस्तों जरा सोई कल्याणकारी राज्य की चिंता तो देखिए, राज्य ने सबको पकड़ पकड़ वैक्सीनेशन लगाया। कई लोग तो भागे जा रहे थे, राज्य ने पकड़ पकड़ भाई इसको। तो अदर सोच के हमारे कई लोग वैक्सीन लगवाने तक तैयार नहीं थे। दुनिया में कई देशों में वैक्सीन दे ही नहीं पाए। हमारे यहाँ राज्य पीछे पड़ा था कि भैया वैक्सीन लगवा लो, तब भी कोई नहीं लगवा रहा था। इसलिए कल्याणकारी राज्य की बात कर दी गई।
अब कल्याणकारी राज्य होगा तो आजादी के बाद क्या हुआ? अब कहोगे सर कोई व्यवहारिक एग्जाम्पल बताओ, राज्य ने कल्याण कैसे किया? दोस्तों राज्य ने तो बहुत बड़े सारे एग्जाम्पल दिए, लेकिन हुआ कहां से मामला? तो अब देखो फिर से कल्याणकारी राज्य का प्रावधान निदेशक तत्व के अनुच्छेद 38 में आ गया, निदेशक तत्व के आर्टिकल 38 में आ गया। अब दूसरी बात है कि अब जब कल्याण करना तो हमारे यहाँ संघ सरकार है, राज्य सरकार है, तो हर सरकार का कल्याण करना दायित्व है। तो उसके बाद हुआ क्या? अब देखोगे एक तरफ राज्यों ने, यह राज्य सरकार, यह राज्यों का मतलब है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये राज्य है। तो राज्यों ने क्या किया? भूमि सुधार कार्यक्रम शुरू किया, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। भाई देखो जब देश आजाद हुआ दोस्तों, तो हमारे यहाँ उद्योग तो बहुत बड़े नहीं थे, तो संपत्ति का एक बड़ा माध्यम जमीन थी। भाई आज तो उद्योग ही आ गए हैं, आज तो बड़ी सारी ठेकेदारी या संपत्ति का माध्यम आ गई है, और आज तो अब सिविल सेवा, बड़ी बड़ी सेवाएं भी आ गई हैं, उसमें भी रह के हम अपने आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो वहां संपत्ति का एक बहुत बड़ा साधन था जमीन। तो हुआ क्या कि फिर यह हुआ कि भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन। अब ये हर राज्यों ने, उन्मूलन मतलब हटा देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना, उन्मूलन। अच्छा तो लिखते समय तो थोड़ा सा हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो एकदम अखबारू ना हो जाए। तो हटा देना, समाप्त कर देना, ये दो काम किए गए। और भूमि सुधार का सीधा सा मतलब था, भाई जमींदारी का सीधा मतलब था कि भाई खेत उसी का होगा जो उस जमीन पर खेती करेगा। तो पहले पता चला था कि जमीन पे खेती कोई और कर रहा है, उसका लाभ कोई और मिल रहा है, जमींदारी सिस्टम। मतलब जमींदार का मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे आपके मकान का जो मकान मालिक होता है और किराया आपसे ले रहा है, रह आप रहे हो। तो जरा यही वैसे सिस्टम में जमीन में था कि पता चला काम कोई और कर रहा है और सारी फसल का फायदा कौन ले जा रहा है? जमींदार। तो अब संविधान में तो कहा ना भाई जमींदारी सिस्टम नहीं होगा। कितना बड़ा परिवर्तन दोस्तों आया। भाई यही तो आजादी का मतलब है दोस्तों, यही लोकतंत्र का मतलब है। अंग्रेज सरकार थोड़ी, अंग्रेज सरकार तो जमींदारों को भारत रत्न लॉर्ड कहलवाते थे, राय बहादुर की उपाधि देते थे। तो उनसे क्या मतलब था कि गरीब जनता मर रही दोस्तों। और अंग्रेजों के समय कमाल की बात थी, जो हिंदुस्तान के सबसे गरीब किसान थे वही सबसे ज्यादा टैक्स देते थे। ये कमाल की बात है। आज भी टैक्स देते हैं लेकिन अमीर टैक्स देते हैं, गरीब नहीं। और दूसरा भूमि सुधार का मतलब था कि देखो हर आदमी के पास अधिकतम भूमि कितनी होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए। अब राज्य सरकारों ने कहा, अलग अलग चूंकि राज्य सरकारों ने अलग अलग कानून बनाए, तो राज्य सरकारों ने कहा कि भाई 5 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन कोई नहीं रखेगा। तो जिसके पास 5 हेक्टेयर से ज्यादा वो राज्य ले लेगा। आप कहोगे राज्य क्या करेगा? तो दोस्तों राज्य क्या कर देगा, भूमि किसानों में बांट देगा। ये राज्य ने किया। इसलिए आप देखोगे भारत में पिछड़े वर्गों का उभार हुआ जमींदारी उन्मूलन के कारण। अरे दोस्तों आज जितनी पिछड़ी जातियां हैं उनको जो जमीन मिली है इसी कारण तो मिली, नहीं तो हमारे पास सारी जमीन सामंतों के पास थी। अब राज्य ने कहा कि भाई देखो ऐसे नहीं चलेगा। अब जरा सोच के देखो दोस्तों कितना बड़ा काम राज्य ने किया, इतना बड़ा काम राज्य ने किया। भाई जमीन कह दिया कि भाई आप इससे ज्यादा जमीन नहीं रखेंगे, यानी यही तो भूमि सुधार है। यानी ये बता दिया गया एक व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी जमीन का मालिक होगा, यानी अधिकतम 5 हेक्टेयर के मालिक आप हैं तो बाकी आपके पास 100 है तो 95 राज्य ले लेगा, सबको दे देगा। कितना बड़ा परिवर्तन भारत में आया। लेकिन आप जानते हो कि जब ये जमीन लेगी तो फिर आर्टिकल 31 में फंसेगा। यही समस्या है। फंडामेंटल राइट का मतलब है मैं इसे बचाने उच्चतम न्यायालय में जाऊंगा। नागरिक को अधिकार दिया गया, व्यक्ति को अधिकार दिया कि संपत्ति का अर्जन कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसलिए अब यहाँ की बात को पिछले से जोड़ के देखिए। एक तरफ तो संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, और दूसरी बात है राज्य ले भी रहा है तो भाई कंपनसेशन तो दे, ये भी मसला फंसेगा। तो यही में लफड़ाया। और राज्य सरकारों ने क्या कहा कि भाई देखो हम जमींदारी उन्मूलन करेंगे
तो राज्यों से पूछा गया, भाई आप बताओ, अगर लोगों को फंडामेंटल राइट है तो आप ये काम कैसे कर रहे हो? तो राज्यों ने कहा, देखो ये सीधी सी बात है कि हमारे संविधान में अब फिर निदेशक तत्व की बात आएगी, तो बार बार इसकी बात आएगी। हमारे संविधान के, अब मैं जिस अगले आर्टिकल का नाम निदेशक तत्व में ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़ा महत्व का है। अब सवाल है कि अगला जो निदेशक तत्व आएगा, राज्य आखिर में करना कहां से चाहते थे? तो फिर निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39 BC, 39 BC, और ये दो आर्टिकल बड़े महत्वपूर्ण हैं। BC अलग अलग आर्टिकल है, 39B, 39C। और दोस्तों इसकी बात को मिलाकर पढ़ा जाए तो ये है कि इसमें लिखा है कि राज्य संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होने देगा। अब जरा सोच के देखो, 39 BC में जो बात लिखी गई है कि राज्य संपत्ति के केंद्रीकरण को प्रतिबंधित करेगा। ये जिम्मेदारी राज्य को दी गई। अरे दोस्तों, क्या है, किसी के पास 100 हेक्टेयर जमीन, संपत्ति का केंद्रीकरण ही तो है। यानी राज्य संपत्ति को छीनने का नहीं, बल्कि संपत्ति के केंद्रीकरण को, संपत्ति केंद्रीकरण को प्रतिबंधित करेगा, रोकेगा, मना करेगा, संपत्ति केंद्रीकरण को प्रतिबंधित करेगा। और कैसे प्रतिबंधित करेगा, अब आपके सामने लिखा हुआ है, अंशदार जमींदारी उन्मूलन। और इतना ही नहीं, राज्य के, यानी राज्य के भौतिक संसाधनों पर, और ये भी भाई राज्य के भौतिक संसाधन क्या है? जमीन है, कारखाने हैं, कोई सा भौतिक संसाधन है। एक है दोस्तों हम आप मानवीय संसाधन है, एक है जमीन, खान, ये सब क्या है? भौतिक संसाधन। भाई जमीन, मकान, ये सब भौतिक संसाधन दोस्तों। कपड़े, गहने, भौतिक संसाधन है। तो अब इसमें लिखा गया है कि राज्य क्या करेगा? राज्य के भौतिक संसाधनों पर इस प्रकार नियंत्रण होगा, किस प्रकार? स्वामित्व होगा, मतलब मालिकाना हक। स्वामी से बना है दोस्तों स्वामित्व, मालिकाना हक होगा, इस पर नियंत्रण होगा, जिससे समुदाय की भलाई हो। दोस्तों शब्दों पर खूब ध्यान दिया करो, व्यक्ति की भलाई नहीं, समाज की भलाई हो, समुदाय की भलाई हो। अब जरा सोच के देखो, हमारे निदेशक तत्व के आर्टिकल 39B में लिखा गया था कि राज्य संपत्ति केंद्रीकरण को रोकेगा। अब फिर राज्य भौतिक संसाधनों पर ऐसा नियंत्रण करेगा, इसका मतलब भौतिक संसाधन का मतलब है जमीन है, कल कारखाने हैं, एक ही व्यक्ति के हाथ में नहीं होने चाहिए, वो समाज के हाथ में होने चाहिए। और दोस्तों इसका फायदा देखो, जब किसी का मालिक राज्य होता है, जरा ध्यान से देखो, हमने विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, और दोस्तों मैं क्या बताऊंगा आपको, कई बार इसलिए राज्य की भूमिका पे तो हम रोमांटिक हो जाते हैं। ओ माय गॉड, राज्य ने जितना हमसे प्रेम किया दोस्तों, उतना तो कोई प्रेम करने वाला मिला ही नहीं। लोग तो वैलेंटाइन डे पता नहीं किसको प्रेम करने वाले ढूंढ रहे हैं। अरे सबसे ज्यादा प्रेम तो राज्य ने किया। राज्य ने यूनिवर्सिटी में, जरा सोच के देखो, हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हॉस्टल की फीस थी साल की 200 रुपए, और यूनिवर्सिटी की फीस थी 120 रुपए। दोस्तों राज्य ने इतनी फीस कम क्यों ली? क्योंकि राज्य को चिंता थी कि सब बच्चे पढ़ लें। अब अभी देखो, रेल का किराया कम है, जो राज्य के नियंत्रण में चीज रहेगी वो, क्योंकि राज्य का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना नहीं, सामाजिक कल्याण करना। राज्य का उद्देश्य क्या है? लोगों की भलाई करना। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अरे बच्चों देखो, निजी कंपनी रिलायंस में हो, चाहे कोई भी निजी कंपनी हो, भाई निजी कंपनी का मालिक एक व्यक्ति है, तो जो निजी कंपनी को फायदा चाहेगा वो एक व्यक्ति को फायदा जाएगा। रेल का फायदा होगा तो पूरे समाज को फायदा मिलेगा, उसका मालिक राज्य है, और राज्य को जो फायदा मिलता है वो तो पूरे समाज में बांटा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि ना भाई, भौतिक संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होगा और उनका स्वामित्व और वितरण ऐसा होगा सबको मिलेगा।
यही थे दोस्तों, सबका साथ सबका विकास, जो हमारा संविधान ही रखता है। हमारा संविधान मानता है कि सबका साथ और सबका विकास हो। अब ये बात बन गई और ये होगा कि भाई ठीक है, अब तो राज्य पर राजस्वामित्व होगा, नियंत्रण होगा, जिससे समुदाय की भलाई हो, इस समुदाय की भलाई हो जाए। अब मामला इसी में आगे बढ़ गया, भाई समुदाय की भलाई होगी, संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं होगा। इसी आधार को लेकर अब राज्यों ने कहा भाई हम भूमि सुधार के कानून अपनाएंगे, लेकिन यही लफड़ा आ गया। राज्य ने कहा हम समाज कल्याण करेंगे, राज्य ने कहा संपत्ति का आम लोगों में वितरण किया जाएगा और गरीबी हटाई जाएगी, लेकिन लोग उच्चतम न्यायालय पहुंच गए। इसे देखा होगा दोस्तों, अगर आपको बात याद हो, चंपकम दोरई राजन की बात, आर्टिकल 15 में यही तो हुआ। चंपकम दोरई राजन में दोस्तों, चंपकम दोरई राजन में भी ये मामला आया क्योंकि मद्रास सरकार ने क्या तर्क दिया था। मद्रास सरकार ने फिर, यानी अब देखो मामला कहाँ पे फंस रहा था। अच्छा, उसका तो खैर संपत्ति के अधिकार से मतलब नहीं था, लेकिन वहां भी राज्य ने यही कहा था हम लोगों को कल्याण करना चाहते हैं तो हम निःशुल्क शिक्षा देंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे, यही बात फंस रही थी। लेकिन संपत्ति के मामले में तो आया, और इसीलिए संपत्ति के मामले में जैसे ही ये सारे संशोधन किए गए, व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय में चैलेंज कर दिया और सारे न्यायालयों में चैलेंज कर दिए गए भूमि सुधार अधिनियम, और न्यायपालिका ने रोक दिया कि दोस्तों यहाँ पर तो न्यायपालिका को मूल अधिकार बचाना था, और कहीं न कहीं ये तो मूल अधिकार को हम सीमित कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ की बात को यहाँ से फिर तुलना करके देखो, इसको दोनों पेज अलग अलग कर लो, आमने सामने रखो, तो भाई ये तो हमारे मूल भूमि सुधार अधिनियम, संपत्ति को हटाना, एक तरफ भाई संपत्ति का अधिकार का मतलब है जितनी संपत्ति मैं चाहूँ रख लूं, और दूसरी तरफ अब करो संपत्ति राज्य लेगा, तो आपस में टकरा गई। इसीलिए झगड़ा मचा और मामला गया न्यायालय में। न्यायालय ने सारे भूमि सुधार अधिनियमों को रोक दिया। न्यायालय से पूछा कि भाई आपने क्या किया। दंड करना भाई देखो, हमारे यहाँ संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट इस तरीके से राज्य छीन नहीं सकता, राज्य से छीनेगा नहीं। इसलिए दोस्तों, इसीलिए इसका परिणाम क्या हुआ, अब राज्य के मुख्यमंत्रियों ने नेहरू जी से कहा कि नेहरू जी सामाजिक न्याय तो हो चुका, क्योंकि हम जब जमींदारी उन्मूलन करने जा रहे हैं, जब हम सोच रहे हैं कि सामाजिक कल्याण हो जाए, तो देखो लोग न्यायालय में भाग रहे हैं, और न्यायालय निदेशक तत्व के बजाय मूल अधिकारों को वरीयता दे रहा है जिसको देना भी था। इसलिए नेहरू ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, अब हम कुछ करते हैं, और इसी के बाद ही नेहरू अब पहला संविधान संशोधन लेकर आ गए। इसलिए दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को सीमित कैसे किया गया ये संविधान संशोधन बताते हैं, उसके पीछे की आप कहानी बताते हैं कैसे संपत्ति का अधिकार संशोधन करने के लिए। क्योंकि आप याद रखो, हमारे यहाँ न्यायालय के निर्णय को बदलने का एक तरीका है संविधान में संशोधन। संशोधन दोस्तों बदलाव, परिवर्तन, इतना ही है। अरे हमारे अंदर संशोधन है, आपके अंदर भी रोज कोई बदलाव चल रहा है, कोई परिवर्तन चल रहा है, यही तो संशोधन है। तो अब इसी विवाद के कारण संपत्ति के अधिकार के लिए संशोधन कौन से है, संपत्ति को सीमित करने के लिए संशोधन, यानी संविधान संशोधन। संशोधन का मतलब है संविधान संशोधन। तो संपत्ति को सीमित करने के लिए संविधान संशोधन लाया गया, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था पहला संविधान संशोधन 1951। पहला संविधान संशोधन 1951, और इसमें संपत्ति के अधिकार को बिल्कुल, संपत्ति के अधिकार को अगल बगल से बिल्कुल उसका टेटुआ दबा दिया गया दोस्तों। इसमें संपत्ति के अधिकार की पिटाई ठीक वैसी हुई जैसे खट्टा मीठा मूवी में राजपाल यादव की पिटाई हुई थी दोस्तों। संपत्ति का अधिकार को दबाया गया, और दबाया कैसे गया, क्योंकि पहला लिखा गया, इसमें जोड़ा क्या गया, अनुच्छेद 31A,
31 को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 31 से आया। और दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, 31 को समझना हो, कभी संविधान देखोगे तो बड़ा टिपिकल आपको लगेगा ये 31 में क्या लिखा गया है, लेकिन एक बात याद रखो, जब देश आजाद हुआ तो संपत्ति के रूप कितने थे। किसी के पास फैक्ट्री थी, बस इतना बड़ा हमारा देश औद्योगिक नहीं था, फिर भी छोटी मोटी, मान लो किसी के पास टेक्सटाइल फैक्ट्री हो, भी संपत्ति है। अच्छा, ये भी ध्यान देने की बात है कि हमारे कोयले लोहे के खाने वो भी निजी हाथों में थी। यानी देश की आजादी के बाद राज्य के नियंत्रण में संपत्ति नहीं थी, चाहे वो खान हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे जमीन हो, ये सब लोगों के हाथों में, बिजनेसमैन या जमींदारों के हाथों में थी। अब राज्य को लेना था, और राज्य जब लेने का प्रयास करता था तो लोग कहते थे भाई फंडामेंटल राइट है, ले नहीं सकता। तो थोड़ा मामला फंसा। इसलिए पहला संविधान संशोधन में अनुच्छेद 31 में जिस संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया गया दोस्तों, है बड़ी सिंपल बात। तो संपत्ति के अधिकार को सीमित क्या किया गया, तो अनुच्छेद 31 ए में जो बात जोड़ी गई उसमें कहा गया भाई देखो, अब राज्य किसी जमींदारी व्यवस्था को परिवर्तित कर देगा। अब देखो हमारी अलग अलग जमींदारी व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी, तो महलवारी, क्या क्या सिस्टम था। किसी भी जमींदारी व्यवस्था को परिवर्तन करके, जमींदारी व्यवस्था के परिवर्तन के द्वारा राज्य का उस जमीन पर नियंत्रण होगा, स्टेट पर नियंत्रण होगा। स्टेट कह लो कि जमींदारी व्यवस्था, रैयत। तो किसी भी जमींदारी व्यवस्था के परिवर्तन के द्वारा, परिवर्तन से राज्य का भूमि पर नियंत्रण होगा, यानी स्टेट पर नियंत्रण होगा। यानी अब बताओ, इसका मतलब अब आप इस आधार पर नहीं जा सकते कि जमीन हमारे फंडामेंटल लो, हमने सीमित कर दिया। और दूसरा, किसी भी व्यापारिक घराने, किसी भी व्यापारिक इकाई के, अब देखो जब भी कोई व्यापारिक कंपनी चलती है तो उसमें शेयर होल्डर होते हैं, हर आदमी का शेयर होता है। तो अगर मान लो कि किसी कंपनी है, कोई कंपनी है, BSNL है, तो सरकारी कंपनी इसलिए है कि उसमें सरकार का शेयर 51% है। अब वो घटा के अगर 20% कर दे, फिर कंपनी सरकार के हाथ से गई। इसका मतलब है जब कोई कंपनी चलती है, पहला किसका शेयर है ये इंपॉर्टेंट है, फिर डिसीजन मेकिंग में कौन है, किसके डायरेक्टर्स हैं। तो कंपनी जब भी कोई चलती है तो पहला उसके डायरेक्टर्स कौन है, उसके कोषाध्यक्ष कौन है, यानी उसके प्रबंधन में कौन शामिल है, पहला शेयर कितना है, दूसरा। अब दोनों पर राज्य नियंत्रण कर, राज्य ने कहा भाई किसी भी कंपनी, किसी किसी भी व्यापारिक कंपनी के प्रबंधन, मैनेजमेंट एवं हिस्सेदारी, शेयर होल्डर। अब हिस्सेदारी में परिवर्तन ये भी राज्य कर सकता है, इसके आधार पर भी कोई आपत्ति नहीं उठाएगा। यानी कह दिया गया, अब कोई कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो कंपनी के प्रबंधन, इसका मतलब है कि उसमें किसका कितना शेयर होगा, कौन मैनेजमेंट देखेगा, इसमें कंपनी की हिस्सेदारी, यानी सरकार कितना शेयर होगा, निजी क्षेत्र का शेयर कितना होगा, ये सब राज्य तय करेगा। इसका मतलब सीधा कह लो दोस्तों, ये सारी बात क्या थी, अब ये सब कंपनी राज्य के नियंत्रण में चलेगी। जब भी राज्य चाहे कोई कंपनी ले लेगी, सीधा सा मतलब यही था। और इसी को कहते हैं दूसरा नाम समाजवाद। जब राज्य अर्थव्यवस्था चलाए तो समाजवाद, जब निजी लोग अर्थव्यवस्था चलाए तो पूंजीवाद। भाई पूंजीवाद में क्या होता है, जहां निजी आदमी, एक ही आदमी कंपनी का मालिक है, पूंजीवाद। जहां राज्य कंपनी का मालिक है, समाजवाद। जहां उत्पादन लाभ के लिए चले वो पूंजीवाद, जहां उत्पादन समाज के भलाई के लिए चले वो समाजवाद। तो जहां रिलायंस होगी वहां पूंजीवाद, जहां रेल होगा वहां समाजवाद। इसलिए दोस्तों रेल क्या समाजवाद होते हैं, हम बिना टिकट लिए भी रेल में बैठ जाते हैं, राज्य की इकाई है। अब
और किसी निजी क्षेत्र में आप जाइए, बिना टिकट लिए होटल में, बिना पैसा दिए होटल में खाना खा के आ जाइए, कभी नहीं होगा। ये बड़ी ध्यान देने की बात है। इसलिए राज्य ने थोड़ा सोचा कि संपत्ति का वितरण तो तभी हम कर पाएंगे जब पहले संपत्ति अपने कब्जे में ले लें, फिर उससे इतना लाभ होगा लोगों को दे देंगे। फिर ये हुआ कि फिर किसी खान के लीज और लाइसेंस में परिवर्तन। खान का मतलब लोहे के खान, शाहरुख खान नहीं, सलमान खान नहीं, किसी खान के लीज और समझौते में परिवर्तन। किसी खान के लीज में, समझौते में कोई परिवर्तन करना है तो हम वो भी कर देंगे। राज्य क्या करेगा भाई, मान लो किसी लीज का मतलब है कितने साल पे हमने आपको दे दिया कि आप इसमें काम करिए, तो पहले खान, लोहे खान, कोयले खान सब लोगों के हाथों में थी। अब राज्य ने कहा कि भाई किसी भी खान के लीज को और समझौते को हम बाकायदा परिवर्तन कर देंगे, यानी जब चाहेंगे समझौते रद्द कर देंगे, राज्य पर नियंत्रण कर लेंगे। दोस्तों ये बताओ, आर्टिकल 31A के द्वारा राज्य ने जमीन भी ले लिया, कंपनी भी ले लिया, खान भी ले लिया, और अब सोचो रहा बचा क्या फिर? अब बचा क्या? अब संपत्ति के रूप में लोगों के पास क्या बचा? गाय बकरी। भाई गाय बकरी अब रखो, भैंस रखो, तो थोड़े थोड़े सोने चांदी है वो रख लो। अब राज्य जो भी चाहेगा वो संपत्ति छीन लेगा। अब ये दोस्तों संपत्ति का अधिकार पर कितना बड़ा हमला था जो आर्टिकल 31A से आया। तो अब तो कभी जरा सोच के देखो दोस्तों, अगर आज के डेट में किसी के पास कह दिया जाए भाई जमींदारी खत्म हो गई, जमीन रख नहीं सकते, खान का मालिक राज्य हो जाएगा, कंपनी का मालिक राज्य हो जाएगा, तो बाकी भाई गाय भैंस बची, दो चार हेक्टेयर जमीन था वो बचा दो, गहने थोड़े थे वो बच गए आपके पास। ये है आर्टिकल 31 जिसने संपत्ति के अधिकार को बिल्कुल दबा दिया, संविधान संशोधन कर दिया। और दोस्तों इसका कहानी साफ है, ऐसा किया क्योंकि भाई सामाजिक न्याय लाने के लिए, विषमता खत्म करने के लिए। न करते तो कैसे आगे बढ़ता? राज्य को जिम्मा दिया गया था कि बच्चों एक एक आंखों से एक एक आंसू हटाओ। और जो भारत आजाद हुआ था, यकीन मानो दोस्तों, बड़ा गरीब भारत था, आज भी बहुत संपन्नता नहीं आई है, फिर भी थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ ही रहे। एक तो ये सब कर दिया गया, और दूसरा फिर उसके बाद आर्टिकल 31B आया। तो पहले संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए पहले आर्टिकल 31A और दूसरा अनुच्छेद 31B लाया गया। अब 31B में क्या हुआ दोस्तों? अब जरा देखें, इसको जरा अलग से देख लें, बात और साफ हो जाएगी। अनुच्छेद 31B में क्या लाया गया? 31B से दोस्तों नवी अनुसूची का निर्माण हुआ। इसका मतलब है हमारे संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी, एक शेड्यूल था, तो पहले संविधान से नवी जोड़ दी गई, नई शेड्यूल अनुसूची 9 लाई गई। अब अनुसूची नवी लाई गई, इसमें रखा क्या जाएगा? अनुसूची नवी कि यह अनुसूची, नई शेड्यूल, नवी अनुसूची केवल, जो बात याद रखने की है, केवल राज्यों के भूमि सुधार अधिनियमों, बात ध्यान रखने की है दोस्तों, भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए लाई गई। संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए जोड़ी गई। ये ध्यान देने की बात है। भूमि सुधार, ये नवीन सूची लाई गई, केवल राज्यों के भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए इसे जोड़ा गया। अब आप कहोगे सर अच्छा, इसका मतलब है नवीन सूची में और कोई चीज नहीं रखी जा सकती? तो हाँ, नहीं रखी जा सकती। अब इसका व्यवहार हम देखो दोस्तों, हो सकता है अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा कहेंगे ना ना सर इसमें तो और भी चीज रखी गई है, तो वो मुद्दा कहीं और बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए, इसलिए देखो तो हर चीज एक साल बताने में समस्या है, कंफ्यूजन होगा आपको कि अभी हम संपत्ति के मामले पर है, केवल संपत्ति के मामले तक बात करेंगे। अभी तक आप ये समझ लो कि नवीन सूची से लाई गई कि भूमि सुधार अधिनियमों को अब इसी नवीन सूची में रख दिया जाएगा।
आप कहोगे सर नवीन सूची में भूमि सुधार अधिनियम केवल होंगे, तो बात मैं बार बार कह रहा हूँ, नवीन सूची केवल भूमि सुधार अधिनियम के लिए बनाई गई। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम अब कप सिरप लाए कप पीने के लिए, लेकिन शराब के रूप में यूज कर लिया, तो चीज अलग हो गई। लाया था स्कूटर चलाने के लिए, अब उसी से जुगाड़ बना के गेहूं चावल ढोने लगे। कई बार ऐसा हो सकता है जो ओरिजिनल पर्पस हमारा हो बाद में चेंज हो जाए, फिलहाल तो भी यही है। तो भूमि सुधार अधिनियम के लिए ये बनाया गया। और आप कहोगे सर नवीन सूची फिर क्या मतलब था, भूमि सुधार को क्यों ऐसा रखा गया? तो ये बात लिख दी गई कि नवीन सूची में रखे गए किसी विषय को, नवीन सूची में रखे गए किसी भी विषय को, किसी भी विषय को न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर रद्द नहीं करेगा। मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं करेगा। बस ये बात ध्यान रखने की है, क्योंकि मामला फंस कहाँ रहा था, क्योंकि एक तरफ संपत्ति का अधिकार और दूसरी तरफ जमींदारी उन्मूलन। अब इसीलिए हर न्यायालय रोक दे रहा था कि भाई संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। बात को आप ये समझ लो, किसी भी भूमि सुधार अधिनियम को, भूमि सुधार अधिनियम आएगा स्वाभाविक रूप में संपत्ति छीनी जाएगी। अब संपत्ति छीनी जाएगी तो अनुच्छेद 31 का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 31 का उल्लंघन होगा तब अनुच्छेद 32 लेकर उच्चतम न्यायालय में जाएंगे, 226 में उच्च न्यायालय में जाएंगे। अभी हल लफड़ा रहेगा। इसलिए अब संपत्ति के अधिकार जब भी राज्य छीनेगा तो न व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, न व्यक्ति उच्च न्यायालय में जा सकता है, क्योंकि नवी अनुसूची में देखना, झांकना, ताकना मना है। इन दोस्तों ये देखो, ये क्या है, ये नो फ्लाइंग जोन है। नो फ्लाइंग जोन का मतलब होता है जहां से जहाज की उड़ने की अनुमति नहीं होती। जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास के ऊपर नो फ्लाइंग जोन है कि वहां से जहाज उड़ नहीं सकता सुरक्षा कारणों से, वैसे ही नवीन सूची के ऊपर न्यायालय नहीं उड़ सकता। नवीन सूची आप ये समझ लो आपके घर का एक ऐसा अलमारी जिसमें कोई झांक तक नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कुछ इतनी सेंसिटिव चीज रखी गई है। वो अलमारी खोलना मना है, अलमारी खोलना मना है, अलमारी में झांक ताक करना मना है। और वैसे संविधान में नवीन सूची रख दी गई। इसका मतलब है कि नवीन सूची कहीं न कहीं संपत्ति के अधिकार और संपत्ति के अधिकार को उल्लंघन करती है, लेकिन भूमि सुधार अधिनियमों को बचाती है। और संपत्ति यानी मूल अधिकार की रक्षा का जिम्मेदारी किसको दी गई थी? न्यायालय को। तो न्यायालय से कह दिया गया भाई यहाँ मत झांकना ताकना, क्योंकि है हकीकत की बात तो यह है कि मूल अधिकार का थोड़ा सीमित हो रहा है। लेकिन हमारे देश में अरे भाई सबके अधिकार तो होने चाहिए, गरीबों का भी अधिकार होना चाहिए, भूमि किसानों का भी अधिकार होने चाहिए। उनके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, उनके लिए हमें कुछ संपत्ति का अधिकार सीमित करना पड़ेगा। दोस्तों बार बार यही तो बात थी, हमने अब किसी की संपत्ति छीन थोड़ी रहे थे। रसिया में ऐसा थोड़ी था दोस्तों, रसिया जैसा नहीं था। रसिया में तो राज्य ने सारी संपत्ति ही छीन ली थी। क्या हमने संपत्ति छीना नहीं, संपत्ति को नियंत्रित किया। ये बड़ा व्यवहारिक तरीका है। अब दोस्तों किसी को ये थोड़े पहले कोई अमीर था उसको गरीब बना दो तो और उसका रिएक्शन आएगा, वो हो सकता है बंदूक लेकर खड़ा हो जाए। इसलिए रसिया में तो क्या हुआ, स्टालिन वहां के बड़े शक्तिशाली नेता थे, स्टालिन ने पूरी जमीन ही छीन ली। ऐसा भारत में नहीं किया गया। भारत में कहा भाई देखो जो ज्यादा है वो दो, बाकी जो बेसिक संपत्ति आप भी रखो, हमें आपत्ति नहीं है। कोई व्यवहारिक रास्ता था और इसलिए ये इस पे हिंसा उंसा हुई नहीं। तो अब नवीन सूची आ गई। अब उसी के बाद जमींदारी उन्मूलन भारत में प्रभावी रूप में होने लगा। तो नवीन सूची ने जमींदारी उन्मूलन का रास्ता साफ कर दिया। नवीन सूची ने राज्यों को कहा कि दंदना कर आगे बढ़ो, यानी अब आगे बढ़ो और अब बिल्कुल मिल्खा सिंह की तरह भागो, जमींदारी करो। और निश्चित तौर पर इसीलिए संपत्ति का अधिकार सीमित कैसे हो गया 31A से, सीमित कैसे होगा 31B से।
इसलिए पहले संविधान संशोधन से 31A लाया गया, 31B लाया गया और संपत्ति का अधिकार सीमित हो गया। यह पहला हथौड़ा था संपत्ति के अधिकार पे दोस्तों, और चला ही इसलिए कि भाई संपत्ति के नाम पर हम गैर बराबरी की इजाजत नहीं दे सकते। अब उसके अलावा और संशोधन हुआ, तो पहला संशोधन हो गया 31A और 31B जोड़ा गया। ये आपने देख लिया, ये पहला संशोधन से 31A कर दिया गया और दूसरे संशोधन से 31B लाया गया, जिसके द्वारा नवीन सूची बना दी गई। और 31B केवल भूमि सुधार अधिनियमों के लिए थी, इसलिए थी कि भाई न्यायालय बार बार इसमें झांक तक न करे। अब दो कानून बन गए, दो पहला संविधान संशोधन हो गया, तो दोस्तों कुल मिला के संपत्ति का अधिकार खत्म ही हो गया। लेकिन विवाद अभी रुका नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कितने संविधान, यानी संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए अब कितने संशोधन हुए जरा देख लें। सीमित करने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, छीनने के लिए भाई थोड़ी पूरी संपत्ति में थोड़ी छीनी, ये तो बात ठीक ही है, भाई इतना संपत्ति का अधिकार तो हम सीमित करेंगे। तो दोस्तों पहला संशोधन मैंने बता दिया, तो पहला संविधान संशोधन हो गया। पहला संविधान संशोधन हो गया, इससे हमने क्या किया, अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ दिया। अब क्या हुआ, हमने दूसरा संविधान संशोधन कर दिया, सॉरी दूसरा का मतलब है इसके अगला। अब हमने चौथा संविधान संशोधन कर दिया, फोर्थ। अब दूसरे के बाद क्या हुआ, चौथा। अब हमने चौथा संविधान संशोधन कर दिया, और चौथे संविधान संशोधन से फिर आर्टिकल 31 के क्लॉज 2 में थोड़ी लैंग्वेज केवल चेंज की गई, कोई आर्टिकल नहीं जुड़ा। कई बार लैंग्वेज भी चेंज करना, ये भी संशोधन है। तो चौथे संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31 के खंड 2 में थोड़े भाषा परिवर्तित कर दिए गए। अनुच्छेद 31 के खंड 2 में कहा गया कि मुआवजे पर या मुआवजे का निर्धारण न्यायालय नहीं करेगा। क्यों ऐसा कहा गया? हुआ दोस्तों ये कि चौथे संविधान संशोधन के पहले, जो 1955 में आया, चौथे संविधान संशोधन के पहले जो मामला था वो आया था बेला बनर्जी केस। तो एक आया था बेला बनर्जी केस, और बेला बनर्जी का मतलब एक महिला का नाम देखने से लग रहा है। बेला बनर्जी केस 1954 में बेला बनर्जी की कंपनी थी, और आप जानते हो 31A में लिख ही दिया गया राज्य चाहे कंपनी भी ले सकता है, तो राज्य ने कंपनी ले लिया। लेकिन आपको ये भी याद दिला दूं दोस्तों कि 31 आर्टिकल 31 के क्लॉज 2 में लिखा था कि भाई जब अधिग्रहण किया जाएगा तो मुआवजा राज्य देगा, तो ये संपत्ति के अधिकार में था। अब न्यायालय ने कहा कि भाई संपत्ति लो लिया, ठीक है, क्योंकि 31 से 31 भी आ गया, तो अब तो न्यायालय को रोकने का आधार बना नहीं। और लेकिन जब मामला आया कि भाई ठीक है कंपनी हम ले रहे हैं, तो न्यायालय ने कहा अरे भैया मुआवजा दे दो यार। और बेला बनर्जी कंपनी थी, सरकारी अधिकारी आए, उन्होंने कहा मैडम 2-4 हजार रुपए ले लो। बेला बनर्जी भड़क गए, उनका ये काम क्या मजाक है, आप इतनी महत्वपूर्ण हमारी कंपनी ले रहे हो और कह लो 2-4 हजार रुपए ले लो। इसलिए बेला बनर्जी उच्चतम न्यायालय गई, और उच्चतम न्यायालय ने कहा ना ना भाई, बेला बनर्जी बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं, मुआवजा का मतलब है कि ठीक मुआवजा होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अरे भाई मुआवजा का मतलब है लॉलीपॉप थोड़ी दोगे, लेमन जूस थोड़ी है कि मुआवजा मांगने गए लेमन जूस दे दिया। मुआवजा का मतलब है कि बाकायदा उचित मुआवजा दो, यानी जो बाजार का रेट है वो मुआवजा दो। और न्यायालय ने बात कह दी, इसलिए न्यायालय की इस बात को परिवर्तित करने के लिए चौथा संविधान संशोधन आ गया। तो अब सरकार ने कहा भैया न्यायालय का मुआवजा से कोई मतलब नहीं, सरकार तय करेगी मुआवजा देंगे नहीं देंगे, कितना देंगे। इसलिए बेला बनर्जी केस ना आया होता तो चौथा संविधान संशोधन नहीं आता।
यहां से भी संपत्ति का अधिकार सीमित हो गया दोस्तों। और मामला अब देखो फिर मामला क्या हुआ, एक और मामला आ गया 26वां संविधान संशोधन। 26वां संविधान संशोधन 1972 में आया और उसमें हुआ क्या, अब प्रीवी पर समाप्त कर दिया गया। छब्बीसवां संविधान संशोधन प्रीवी पर समाप्त कर दिया गया और तब तक इंदिरा गांधी थी, उसके पहले 25वां भी आया था, तो 25वां यही लिख दे। 25वें संविधान संशोधन से 25वें संविधान संशोधन से मुआवजा शब्द हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 से मुआवजा शब्द हटा दिया गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों। हुआ क्या, अब देखो नेहरू जी नहीं रहे प्रधानमंत्री, उसके बाद तो कोई आप जानते हो जब कोई घटना हो रही है तो आखिर में क्यों ऐसा है 26वां 25वां संविधान संशोधन। और दोस्तों ये भी आपको याद दिला दें, 25वां संविधान संशोधन लाया गया था तो उसका और भी विषयों सरोकार होता है। जब कोई संविधान संशोधन लाते हैं तो उसका होलिस्टिक कई उसमें आर्टिकल जोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हम संपत्ति की बात कर रहे हैं तो 25वें का सरोकार हमारा केवल संपत्ति से आएगा, बाकी चीजों से हम बाद में कहीं देख लेंगे, इससे बात स्पष्ट रहे। और अब देखो दोस्तों इंदिरा गांधी ने क्या किया, मुआवजा शब्द ही हटा दिया 31 से। इंदिरा गांधी ने कहा न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, बार बार आप मुआवजा मुआवजा कर रहे हो, न्यायालय हटाओ इसको मुआवजा। और तब तक इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स भी समाप्त कर दिया। और प्रीवी पर्स का मतलब है देखो दोस्तों, मुआवजा के बजाय इसमें क्या लिख देगी 25वें संविधान संशोधन से, राशि शब्द का प्रयोग कर दिया गया, अमाउंट। और राशि मुआवजा में फर्क होता है। राशि का मतलब है कि हम चाहेंगे जितना दे देंगे, मुआवजा तब आप मांगेंगे जब आपको कोई नुकसान हुआ हो। यानी हरजाना जिसे कहते हैं भैया, हरजाना का मतलब मैं रेल से जा रहा था और कहीं कोई हमारा पर्स लेके भाग गया, तो रेल की जिम्मेदारी है हमें हरजाना दे, मुआवजा दे। तो मुआवजा एक बड़ा शब्द होता है, राज्य ने हमारा कुछ छीना तो उसके बदले में दे। राशि का मतलब है हमने छीना होना कुछ नहीं, राज्य की सब संपत्ति छीना क्या, सामाजिक न्याय करना है, जब चाहेंगे हम ले लेंगे। और दूसरी बात है प्रीवी पर्स दोस्तों, देखो जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो हमारे यहाँ तो 1/3 राजा महाराजा थे, 550 देसी रियासतें थी, उसमें कुछ जोधपुर के महाराजा, कश्मीर में महाराजा, हैदराबाद में महाराजा, बिलासपुर में दो महाराजा, प्रिंस प्रिंसेस महाराजा थे। अब जब देश आजाद हुआ तो महाराजाओं से कहा गया भैया अब भारत में आ जाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है, अपना राजपाट लेकर आ तो रहे हैं, अरे सब अब हम टैक्स लगा नहीं सकते, हमारा कोई अधिकार नहीं रहा, तो बताओ कुछ तो सम्मान, कुछ रुपया पैसा दोगे कि नहीं दोगे। पटेल ने नेहरू कहा, नेहरू जी क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा दे दो भाई, कुछ तो दे दो उनको। तो ये तय किया गया कि राजा महाराजाओं को साल में कुछ पैसा दिया जाएगा, उसी का नाम है प्रीवी पर्स। अब इसे पैसा कह लो, इसे पेंशन कह लो, इसे वो एक वार्षिक राशि कह लो, जो खुद हमारी सरकार ने कहा कि भाई देखो राजा महाराजा भारत में आ रहे हैं। उस समय बड़ा मुद्दा ये भी था कि जब अंग्रेज हमको छोड़कर गए थे तो अंग्रेजों ने कहा देख लो, हम देखेंगे भारत में एकता कैसे स्थापित कर लेते हो, भारत एक रह ही नहीं पाएगा। तो उस समय तो सरदार पटेल किसी भी तरीके से चाहते थे भाई राजा महाराजा है, चलो शर्त मान लेंगे, तो शर्त मान लिया गया, आराम से लोग आ गए। और आप याद रखो प्रीवी पर्स में केवल पैसे का फायदा नहीं था, कुछ राजा महाराजाओं के सम्मान भी थे। तो ये कहा गया था राजा महाराजा अपनी कार का जो नंबर प्लेट है वो अलग रंग से रख सकते हैं, अपना अलग झंडा रख सकते हैं, और कहीं उनको लाइनों लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा उनको हमने प्रिविलेज तो दिया ही था। लेकिन आप याद रखो जैसे इंदिरा गांधी आई सत्ता में, दोस्तों कहानी ये है कि जब नेहरू नहीं रहे, अभी होगा इंदिरा, कौन प्रधानमंत्री बने देश का। और आप याद रखो कि जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के थे, सिंडिकेट कहा जाता था उनको, बूढ़े नेता राजगोपालाचारी, निजलंगप्पा, संजीव रेड्डी, अब ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दें और जैसे चाहेंगे उनको हम घुमाते रहेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय बिल्कुल बच्ची जैसी थी, यंग थी, अनुभव नहीं था उनको। और हमारे यहाँ तो राम मनोहर लोहिया थे, कहा करते थे इंदिरा गांधी गूंगी उड़िया है, सदन में आती थी बोलती नहीं थी। इंदिरा गांधी को लगा भाई ये मामला गड़बड़ है,
और उन्होंने क्या किया, मामला 69 का था और उनका प्रयास था कि नहीं भाई कांग्रेस में तो मैं टट्टू जैसी नहीं रहूंगी, ऐसे थोड़ी कांग्रेस में से मैं टट्टू जैसे रहूंगी। और 1969 में कांग्रेस का चुनाव था और उन्होंने कहा कि भाई अंतरात्मा से वोट करो, क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी था नीलम संजीव रेड्डी, प्रत्याशी चुनाव हार गया, निर्दलीय उम्मीदवार भी बिगड़ी चुनाव जीत गए और इंदिरा गांधी के कारण हुआ। तो 69 में इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हो गई और अब इंदिरा गांधी के सामने चुनाव जीतने का लक्ष्य था। और दोस्तों अब वो सारे यंग टर्क्स जो उस समय युवा नेता थे, युवा तुर्क युद्ध शब्द आया, कमाल पाशा, तुर्की जहां भूकंप आया वहां से, तो कमाल पाशा थे, समाजवादी नीति अलाउ करते थे, तो उनको युवा तुर्क कहा गया। अब चंद्रशेखर, कृष्णकांत, रामधनी सब युवा तुर्क के नेता थे और इन्होंने कहा मैडम एक काम करो, अगर चुनाव जीतना है तो सबसे बड़ी जरूरत है कि वरिष्ठ नेता उनके सामने थे, चुनाव जीतना है तो आप कहे तो समाजवादी बनो। और इंदिरा गांधी ने दोस्तों 71 का चुनाव जबरदस्त तरीके से जीता, सारे वरिष्ठ नेता चारों खाने चित हो गए। क्यों? इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये नारा दे दिया। आम जनता बड़ी खुश हो, आम जनता का मैडम गरीबी नहीं रहेगी, इंदिरा गांधी का बिल्कुल नहीं रहेगी, बस एक बार सत्ता में आने दो हमें। इसलिए इंदिरा गांधी ने कहा अब मैं सत्ता में आ गई हूँ, मैं समाजवादी, और जोरदार तरीके से 71 का चुनाव जीता और गूंगी गुड़िया बन गई देवी दुर्गा। इसलिए इंदिरा गांधी ने कहा कोई फिर भी पर्स नहीं रहेगा, हटाओ इसको। इंदिरा गांधी ने कहा मुआवजा शब्द हटाओ, मैं समाजवादी हूँ और जनता ने मुझे जिताया है, मैं गरीबी हटाऊंगी, मैं समाजवाद लाऊंगी। इसलिए सारे संशोधन इंदिरा गांधी ला रही हैं, ये इसके पीछे कहानी थी पूरी। लेकिन दोस्तों इंदिरा गांधी 1977 में चुनाव हार गई और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई। तो जनता पार्टी से पूछा गया कि भाई जनता पार्टी ये बताओ कि समाजवादी कौन है। जनता पार्टी ने कहा समाजवादी हम हैं। इंदिरा गांधी कब समाजवादी? अरे समाजवादी हम हैं। अब बड़ा, इसीलिए अब जनता पार्टी से कहा गया भाई समाजवादी हो तो कोई उदाहरण तो बताओ, लो उदाहरण। तो अभी आगे 44वां संविधान संशोधन लेकर अब जनता पार्टी आ गई 44वां संविधान संशोधन लेकर 1978। और दोस्तों हुआ क्या, संपत्ति का अधिकार भाग 3 से हटा ही दिया गया। जनता पार्टी सरकार ने कहा देखो अब समाजवाद चलेगा, प्रीवी पर हटाने से काम नहीं चलेगा, मुआवजा हटाने से थोड़े, अरे पूरा संपत्ति का अधिकार ही हटाओ। इसीलिए 44वें संविधान संशोधन से दोस्तों अनुच्छेद 31 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 ये और अनुच्छेद आर्टिकल 19(1)(f) ये दोनों हटा दिया गया। विशुद्ध भाषा में कहीं निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया, टोटे टोटे कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा और अब संपत्ति के अधिकार को, अब संपत्ति का अधिकार इसी 44वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 300A में रख दिया गया और अब ये हो गया वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार, यानी अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, 19 अब भाग 3 के पार्ट नहीं रहे, मूल अधिकार के भाग नहीं रहे, अब क्या हो गए वैधानिक या संवैधानिक अधिकार। अब कहोगे सर ये बताओ फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में क्या फर्क है, संवैधानिक अधिकार वैधानिक अधिकार में क्या फर्क है, क्या फर्क हो गया अनुच्छेद 300A में और फिर 31 में था तो क्या फर्क था, आखिर में क्या अंतर आ गया। तो दोस्तों ये कहानी मैं आपको कल बता दूंगा कि वैधानिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार में क्या फर्क है। आज के लिए इतना ही और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।